गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कम्युनिटी मेडिसिन में जो हमारा रीसेंट टॉपिक चल रहा है एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज, उसी में ही हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स की बात करनी शुरू की थी कि डोमेस्टिक कंडीशंस के अंदर कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम लोगों को इंजरीज होने के, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है और उसमें मॉर्टेलिटी होने की चांसेस बने रहते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो कल बात की थी लास्ट टॉपिक में, वो हमारा टॉपिक था ड्राउनिंग। ड्राउनिंग के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ बर्न्स। ठीक है, बर्न यानी सिंपल लैंग्वेज पे जो हम बात करते हैं यानी जल जाना। तो डोमेस्टिक कंडीशन में बर्न्स के केसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को रूटीन में देखने को मिलते हैं। और डोमेस्टिक कंडीशंस के अंदर बहुत सारा हम लोग रूटीन में मीडिया में, सोशल मीडिया के अंदर भी इससे रिलेटेड केसेस देखते हैं जहाँ पर कहीं डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट्स की वजह से हो सकता है। उनके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे टॉपिक में कि क्या क्या ईटियोलॉजी है उसकी, किन किन कंडीशंस में देखने को मिलता है। तो बेसिकली बर्न्स जो है वो भी अपने आप में एक डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स की कैटेगरी में आने वाला एक एक्सीडेंट है। अब बर्न हम तो बर्न को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बर्न इज एन इंजरी टू द स्किन और अदर ऑर्गेनिक टिश्यू प्राइमरली कॉज्ड बाय हीट, रेडिएशन, रेडियोएक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी और एनी केमिकल एक्सपोजर। And also the thermal burn is also caused by some hot liquids or hot solids and some other extra chemicals. तो हीट को के जो कॉजेज हैं कि किस किस वजह से होती है, या जो बर्न की जब हम बात करें तो इसमें बहुत सारे ये जो हम लोगों ने बात की कि ये पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर निकल करके आते हैं। तो बर्न हमारी स्किन के ऊपर, हमारे टिश्यूज के ऊपर, तो बर्न इस तरीके से जैसा हम लोगों ने बात की कि स्किन का या हमारे किसी भी बॉडी के टिश्यू का अगर किसी भी वजह से कोई डैमेज हो रहा है, उसमें जैसे हम लोगों ने बात की कि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बर्न जो है हीट की वजह से हो सकता है, रेडिएशन, रेडियो एक्टिविटी, केमिकल्स या सपोज इलेक्ट्रिक शॉक्स, इनकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा थर्मल बर्न की जो कैटेगरी है उसके अंदर क्या आ जाते हैं, जो हॉट लिक्विड्स हैं, हॉट सॉलिड्स हैं, या सपोज फ्लेम्स हो गई, ठीक है ना, उनकी वजह से जो बर्न्स होते हैं उसे हम लोग थर्मल बर्न्स की कैटेगरी में लेकर के चलते हैं। तो ये बेसिकली बर्न्स में हम किन किन कंडीशंस को हम लोग बर्न इंजरी के अंदर या बर्न एक्सीडेंट में लेते हैं उसके बारे में, या डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब देखिए इसके बाद की इंसिडेंस की या प्रिवलेंस की अगर हम बात करें तो इंसिडेंस और प्रिवलेंस की हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो मॉर्टेलिटी के केसेस हमारे सामने निकल करके आते हैं उसमें अगर हम एक्सीडेंट्स और इंजरीज की बात करें तो काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन जो है बर्न के केसेस का यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। अगर सपोज हम हमारे इंडिया की बात करें तो अभी हमारे जो प्रेजेंट डाटाज हैं वो ये बताते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली हर साल करीबन 1 मिलियन यानी लगभग 10 लाख लोग जो हैं वो माइनर टू सीवियर किसी भी इंजरी की जो बर्न इंजरीज है उसकी कैटेगरी के अंदर लोग आते हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है जिस नंबर के अंदर हम लोग देखते हैं कि लोगों को माइनर से लेकर के मेजर, सीवियर या इवन मॉर्टेलिटी की स्टेज तक की बर्न जो है वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसिडेंस और प्रिवलेंस का रेशो बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि बर्न जो है ये होने के, बर्न इंजरीज जो होती हैं इसके अंदर रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से इंक्लूड हैं, किन किन कंडीशंस में बर्न होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो रिस्क फैक्टर में सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो वो आता है जेंडर। तो जेंडर में अगर हम कंपैरेटिवली बात करें मेल या फीमेल में, तो डेफिनेटली जो हमारे प्रीवियस डाटाज हैं या जो रूटीन में हम देखते हैं तो फीमेल्स जो हैं वहाँ पर बर्न के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उसका भी कारण है, उसका भी कॉज है। उसका कॉज क्या है कि एक तो एक्सपोजर ज़्यादा, ठीक है ना। बर्न के अंदर क्या होता है कि जो भी फायर का या आसपास जो भी इस तरीके की कंडीशंस हैं उसका एक्सपोजर लेवल जो है वो फीमेल में ज़्यादा होती है। वो कुकिंग करती हैं, वो किचन में हैं, या हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पर ओपन में जो भी किचन्स हैं वहाँ पर इस तरीके का है, या जैसे हम लोग बात करें चूल्हा जलाती हैं, लकड़ी का यूज़ वहाँ पर होता है। तो जितने भी फायर वर्क्स जितने भी हैं, जितने भी आग से संबंधित जो काम हैं उनके अंदर फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए इससे रिलेटेड जो मिसहैपनिंग्स हैं वो होने की पॉसिबिलिटीज़ भी फीमेल्स में हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलती है। अदर देन दिस फैक्टर एक और फैक्टर हमारे सामने देखने को मिलता है, वो होता है
हम लोगों के सामने जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो भी फीमेल के केसेस में हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उसमें होमिसाइड भी हो सकता है, सुसाइड भी हो सकता है, इस तरीके की दोनों ही कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है। कई बार फीमेल्स की जो भी घर के इस तरीके के स्ट्रेसेस या इस तरीके की कंडीशंस हैं वहाँ पर कई बार फीमेल्स जो हैं वो जो है अपने सुसाइड के लिए इस तरीके को यूज़ करती हैं, तो वहाँ देखने को मिलता है। या कई बार घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घर में लड़ाई झगड़ा है, तो जैसे हम लोग रोज़ रूटीन में हम लोग देखते हैं इस तरीके के केसेस होते हैं कि घर में फीमेल को जला दिया गया, दहेज के लिए जला दिया, या किसी डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से, या हस्बैंड ने गुस्से में आकर के इस तरीके का कुछ एक्ट कर दिया। तो इस वजह से फीमेल्स के ऊपर ये केसेस हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जेंडर में फीमेल्स ज़्यादा प्रोन हम लोगों को देखने को मिलती है इन केसेस ऑफ बर्न्स एक्सीडेंट्स। देन नंबर 2, एज। एज की बात करें तो डेफिनेटली जो लोअर एजेस हैं, जो कम एज के जो बच्चे हैं, किड्स हैं, उनके अंदर ही हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है अनअवेयरनेस ऑफ चिल्ड्रन और देयर पेरेंट्स। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि बच्चे आग के आसपास चले जाते हैं, वो अवेयर नहीं है, तो उस कंडीशन में एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके साथ ही पेरेंट्स हैं, वो अगर बच्चे छोटे हैं, उनको ध्यान नहीं दिया उन्होंने, तो वो कई बार ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर फायर के या इस तरीके के एक्सीडेंट्स होने की, या सपोज जैसे हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी के आसपास चले गए जहाँ पर ओपन वायर्स हैं, या शॉक लगने की प्रोबेबिलिटी है, सॉकेट्स कहीं ओपन हैं, तो ये केसेस हम लोग रूटीन में देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि बच्चों में इस तरीके के केसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो एज में कंपैरेटिवली जो लोअर एजेस जो हैं उनके अंदर ये केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं ड्यू टू अनअवेयरनेस ऑफ द चिल्ड्रन और आइदर देयर पेरेंट्स। तो ये फैक्टर है। इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स, मल्टीपल फैक्टर्स हमारे सामने आते हैं यहाँ पर इस फैक्टर्स के अंदर, कि जिन लोगों का काम इससे रिलेटेड है, ठीक है ना, जो लोग आग से संबंधित काम करते हैं, जैसे सपोज फायरमैन्स जो हैं, ठीक है, जो आग बुझाने का काम करते हैं, तो वो बहुत एक्सपोजर में इसके रहते हैं, तो उनके साथ ये रिस्क होने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑक्यूपेशन जो है पर्सन का, वो भी बहुत मैटर करता है। आपका जो ऑक्यूपेशन है, आपका जो काम है, तो जिस भी एम्प्लॉयमेंट में आप लोग हैं, तो वहाँ पर अगर कोई पर्सन इससे रिलेटेड काम से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे सपोज हमने बात की कि फायरमैन हो गया, या सपोज कई बार हम देखते हैं कि कुछ पटाखे बनाने की फैक्ट्रीज होती हैं, या सपोज कहीं पर कुछ आग से संबंधित और चीज़ें होंगी, कोई माचिस बनाने की फैक्ट्री होगी, कुछ और हो गया, तो यहाँ पर जो लेबर काम करती है वहाँ इस तरीके के इंसिडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या सपोज कोई केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, ऐसे केमिकल्स जहाँ पर बन रहे हैं जो फायर के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, तो वहाँ पर भी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा कई बार हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल कंजप्शन, ठीक है ना, अल्कोहल का यूज़ जो लोग करते हैं वहाँ पर भी उनका कॉन्शियस लेवल जो है वो कई बार सही नहीं होने की वजह से इस तरीके के एक्सपोजर में उनकी होने की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और कारण हम लोग देखते हैं कि जो यंग गर्ल्स हैं घर में, वो बहुत अर्ली एजेस में अगर उनको किचन में लगा दिया जाता है, काम करने लगा दिया जाता है, तो भी इस कंडीशन में ये हम लोगों को केसेस देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी कंडीशंस हैं। कई बार अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे सपोज कोई पर्सन एपिलेप्टी का है, डायबिटिक न्यूरोपैथी का, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनको इस तरीके के अगर आग के आसपास वो हैं और ऐसी कंडीशन में अगर उनको कोई अनकॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है तो फिर ये दिक्कत आती है। तो ये कुछ अंडरलाइंग कॉज जो हैं वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कई बार जो केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर इस तरीके के केमिकल एक्सपोजर के अंदर बर्न देखने को मिलता है, या यूज़ ऑफ केरोसिन जो है वहाँ पर इस तरीके की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है, जहाँ पर केरोसिन का यूज़ होता है, तो वहाँ पर भी इस तरीके की मिसहैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने बात की कि जो बर्न्स के लिए, बर्न इंजरीज जो हैं उनके लिए, बर्न एक्सीडेंट जो हैं उनके लिए प्रोन होते हैं, तो इनका थोड़ा सा हम लोगों को इसके बारे में ध्यान देना ज़रूरी है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं। देन अब हम अगर इसके मेन हम इसकी बात करते हैं कि इस कंडीशन के अंदर इसके प्रिवेंशन की हम बात करते हैं, जो हम लोगों का कम्युनिटी में मेन ऑब्जेक्ट है। तो प्रिवेंशन जो है वो डेफिनेटली, बर्न एक ऐसी कंडीशन है या बर्न एक ऐसा इंजरी है जिसको काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है।
उसको प्रिवेंट किस तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा वहाँ पर जो बर्न के केसेस हो रहे हैं वो हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से ही बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सपोज़ अगर बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, फीमेल्स अगर काम कर रही हैं तो उनके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो वहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, अल्कोहल का यूज़ है तो वहाँ पर ऐसा हो रहा है, केरोसिन केमिकल, तो सब जगह हमारी खुद की नेग्लिजेंसी या ह्यूमन नेग्लिजेंसी जो है वो बहुत मेजर पार्ट यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली प्रिवेंशन जो है वो रिस्क फैक्टर्स के एलिमिनेशन पर भी काम करता है, कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको एलिमिनेट करके ही प्रिवेंशन काफ़ी हद तक इससे रिलेटेड जो भी हजार्ड्स हैं उनका किया जा सकता है। देन प्रिवेंशन के अंदर कुछ एक्यूट डूज एंड डोंट्स हैं कि हमें उस कंडीशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम डूज की बात करें तो क्या करना चाहिए कि अगर ऐसी कोई एक्यूट यहाँ पर बर्न की कोई कंडीशन या ऐसा कोई केस हमारे सामने आता है तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी क्लोथिंग्स है, जो भी कपड़े हैं, उनको रिमूव कर दिया जाए ताकि बॉडी कॉन्टैक्ट जो है उन कपड़ों का वो मिनिमाइज हो जाए या उसको हटाया जा सके। देन नंबर 2, यूज़ ऑफ वाटर, पानी का यूज़ वहाँ पर किया जा सकता है। पानी में उनको जो है स्प्रे करके या पानी छिड़क करके या पानी उनके ऊपर डाल करके आग को बुझाना, प्लस बॉडी के अंदर जो बर्न की डेप्थ है उसको कम किया जा सकता है। देन नंबर 3, अगर सपोज ऐसी कोई कंडीशन है कि पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है या पर्सन तक अप्रोच नहीं हो पा रही है तो रैपिंग ऑफ ब्लैंकेट, ठीक है ना, ब्लैंकेट के अंदर उसको रैप करके इस तरीके से काफ़ी हद तक उसको इमीडिएटली रोका जा सकता है या किसी पर्सन को बचाया जा सकता है। इसके अलावा एक्यूट कंडीशन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, केमिकल बर्न के अंदर हम लोग वहाँ पर जो भी केमिकल्स हैं उनके ऊपर वही है कि वाटर का यूज़ करके उस केमिकल जो है उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। उसकी वजह से जो भी जो केमिकल के जो नेगेटिव्स हैं वो वहाँ पर हम लोगों को कम से कम देखने को मिलेंगे। और देन हम उसको क्लीन टॉवल के अंदर, क्लीन कपड़े में उसको रैप करके फिर जो भी नियरेस्ट मेडिकल अटेंशन उसे दिया जा सकता है पर्सन को, वो देने की कोशिश करते हैं। देन डोंट्स की अगर हम बात करें कि क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले फर्स्ट एड एकदम से देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक आप अपनी खुद की सेफ्टी जो है उसका ध्यान ना दें। जैसे सपोज इलेक्ट्रिक शॉक की बात है, किसी व्यक्ति को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो हम उसे डायरेक्टली बचाने की कोशिश में कहीं अपना खुद का नुकसान कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले सेफ्टी मेजर्स के अंदर खुद उस चीज़ से बचने के लिए जो भी अपनी बॉडी के अंदर इस तरीके का हम लोगों का एपरेटस यूज़ करने हैं या कुछ भी इस तरीके का करना है, सपोज मेन स्विच ऑफ करना है, तो ऐसी चीज़ें को सबसे पहले हम यूज़ करें ताकि पर्सन के फर्स्ट एड से पहले जो भी बेसिक कॉज है फर्स्ट एड से पहले का उस पर्सन से रिलेटेड जो उसके जिस वजह से वो इस कंडीशन में आया है उसको एलिमिनेट किया जा सके। तो ये सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने रहती है। देन नंबर 2, वाटर का यूज़ हमें करना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ करने से भी पर्सन हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जा सकता है, तो उसका भी एक लिमिटेड यूज़ वहाँ पर होना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पानी का इतना ज़्यादा यूज़ हो गया कि पर्सन हाइपोथर्मिया में जाकर के ही उसकी डेथ हो गई। देन नंबर 3, टॉपिकल जो भी एप्लीकेशंस हैं जैसे हल्दी, ऑयल या सपोज पेस्ट और इन सब चीज़ों का यूज़ जो है वो तुरंत नहीं करना चाहिए। कोई भी मेडिकल सुपरविज़न के बिना इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये चीज़ें जो हैं वो नुकसान करती हैं। कई बार हम लोग यूज़ ऑफ आइस जो है वो इमीडिएटली करते हैं, तो कई बार आइस का जो यूज़ है वो भी वहाँ पर इंजरी को डीपन कर देता है, तो इसलिए उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा आइस का यूज़ ना हो। देन एट लास्ट जो भी टॉपिकल एप्लीकेशन मेडिकल का भी है वो भी ध्यान से मेडिकल जो भी सुपरविज़न है प्रॉपर उसमें ही किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे घर में कोई भी ट्यूब पड़ा है, ऑइंटमेंट पड़ा है, हमने उसे तुरंत लगा दिया। अब उस कंडीशन में सपोज हो सकता है कि कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन वहाँ पर डेवलप हो गया हो, तो उसके लिए प्रॉपर माइक्रोबियल हम लोगों को एंटी माइक्रोबियल जो है उस ऑइंटमेंट की ज़रूरत होगी, तो हम उसे यूज़ करेंगे। तो जो भी फर्स्ट एड है घर पर वो एक सिंपल सा बेसिक फर्स्ट एड दे करके फिर मेडिकल सुपरविज़न जो है वही दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट इन दैट केस, कि वहाँ पर हम उसे ले जाना चाहिए पर्सन को और उसको एक प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बर्न के बारे में बात की कि इंजरीज़ या जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें बर्न इंजरीज़ जो है डोमेस्टिक के अंदर बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलती है, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो उन्हीं रिस्क फैक्टर को ध्यान में रख करके उससे रिलेटेड पब्लिक जो एजुकेशन है उसको डेवलप करके इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है, और बर्न की वजह से जो भी कम्युनिटी के अंदर मॉर्टेलिटीज़ डेवलप हो रही हैं उनको कम से कम किया जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक बर्न था जो यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।